हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। जैसा कि आपने देखा कि कल की क्लास में हमने हाइपर कैल्सीमिया के बारे में डिस्कस किया था और कल की क्लास में हमने देखा कि हाइपर कैल्सीमिया क्या होता है, कौन से उसके कॉजेज़ होते हैं। उन कॉजेज़ को हमने डेरिवेटिव तरीके से पढ़ लिया है कि कौन सा कोज कैसे हाइपर कैल्सीमिया के कोज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके आगे का पोर्शन हम आज शुरू करते हैं। आइए अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक बार प्रीवियस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो प्रीवियस क्लास में हमने देखा है कि हाइपर कैल्सीमिया की हमने डेफिनेशन पढ़ ली। डेफिनेशन पढ़ने के बाद हमने हाइपरकैल्सीमिया के कोजेज पढ़े। कोजेज में फर्स्ट वन कोज था हमारा इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन की बॉडी के अंदर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ने लग जाए। ठीक है। दूसरा कोज था हमारा डिक्रीज कैल्शियम एक्सक्रिएशन की बॉडी में किसी भी रीजन की वजह से, किसी भी यूटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से अगर कैल्शियम उसका एक्सक्रिएशन है वो डिक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर कैसे हाइपर कैल्सीमिया होता है वो हमने पूरा डेरिवेटिव तरीके से देख रखा है। अब यहाँ पे नोट्स हैं। ठीक है। अब आई होप आप लोगों ने नोट्स भी बनाए होंगे कल की क्लास के। ठीक है। तो उसमें आप नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमने ये सारा कुछ कर रखा है। नेक्स्ट टाइम हमने देखा था कि इंक्रीज बोन रिजॉर्प्शन की बोन का रिजॉर्प्शन है वो किस किस कंडीशंस के अंदर इंक्रीज हो रहा है, कैसे इमोबिलिटी है वो हाइपरकैल्सीमिया कोज कर रही है, हाइपरपैराथायराइडिज्म कैसे रेस्पॉन्सिबल है, सारा कुछ हमने इस चीज़ के ऊपर कर रखा है। ठीक है। हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने देखा था फोर्थ वन कॉज की हीमो कंसंट्रेशन कैसे हाइपरकैल्सीमिया के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। अगर आपको कल की क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मैं डेफिनेटली उनका आंसर करूँगा। आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। हाइपरकैल्सीमिया में हमने कॉजेज़ के बाद हमें पढ़ना है असेसमेंट कि हाइपरकैल्सीमिया की कंडीशंस के अंदर हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से चेंजेज आते हैं, तो हम वो पढ़ रहे हैं। अब आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट वन जो चेंजेज आते हैं स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट वन चेंजेज आते हैं वो आपके आते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर क्या क्या चेंजेज आते हैं स्टूडेंट्स? हार्ट रेट बढ़ जाती है पेशेंट की। ठीक है। हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाती है इन अर्ली फेज, स्टार्टिंग के फेज के अंदर हार्ट रेट है वो बढ़ेगी और हार्ट रेट को इंक्रीज होती है उसे हम क्या कहते हैं? टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया उसे कहते हैं हम टेकीकार्डिया। ठीक है। और इन लेट फेज में कार्डियक अरेस्ट में आकर, कार्डियक अरेस्ट का मतलब सडन स्टॉपेज ऑफ हार्ट फंक्शनिंग या हार्ट पंपिंग, सडन स्टॉपेज ऑफ हार्ट पंपिंग वो कहलाता है कार्डियक अरेस्ट। हाइपरटेंशन हो सकता है पेशेंट के अंदर और बाउंडिंग पल्स हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है। हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है और बाउंडिंग पल्स मिल सकती है। हाइपरकैल्सीमिया की कंडीशन के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स? आप देखेंगे कि रेस्पिरेटरी जो मसल्स, स्केलेटल जो मसल्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है? वीकनेस आ जाती है। उनके अंदर क्या होता है? वीकनेस आ जाती है। स्केलेटल मसल्स के अंदर क्या आ जाती है? वीकनेस आ जाती है। और वो वीकनेस आने की वजह से क्या होता है? वहाँ पे रेस्पिरेटरी फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, रेस्पिरेशन है वो इम्पेयर्ड हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट वन हम देखते हैं न्यूरोमस्कुलर सिस्टम में कौन कौन से चेंजेस आते हैं। न्यूरोमस्कुलर सिस्टम के चेंजेस की अगर आप बात करोगे तो फर्स्ट वन है डिसोरिएंटेड। ठीक है। क्योंकि बॉडी की जो भी फंक्शनिंग है वो इम्पेयर्ड हो चुकी है, फंक्शनिंग हो चुकी है। सबसे पहले सीएनएस पे भी इम्पैक्ट होना शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले क्या सीएनएस पे जब भी कोई चेंज होगा तो डिसोरिएंटेशन है, कोमा, लेथार्जिक। ठीक है। काफ़ी ज़्यादा थकावट महसूस करने लग जाएगा। सीवियर मसल्स वीकनेस, मसल्स की पूरी तरह से वीकनेस होना शुरू हो जाएगी। डिमिनिस्ड डीप टेंडन रिफ्लेक्स, और जो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस थे अपने चार जो बात कर चुके हैं अपन लास्ट क्लास के अंदर, यहाँ पे हम ज़्यादा डेरिवेटिव नहीं जाएंगे। ठीक है। जो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस थे उन रिफ्लेक्सेस का क्या हो जाता है? वो डिमिनिस्ड होने लग जाते हैं, वो डिक्रीज होना या अपसेंट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारे हाइपरकैल्सीमिया के साइन एंड सिम्टम्स हैं रिलेटेड टू न्यूरोमस्कुलर सिस्टम। अगर हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होगा? बावल साउंड है वो क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो गए। अब बावल साउंड डिक्रीज हो गए तो जो बावल मूवमेंट्स है वो भी डिक्रीज हो जाएंगे। बावल मूवमेंट्स है वो भी क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। मूवमेंट, बावल मूवमेंट्स है वो भी क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। बावल मूवमेंट अगर डिक्रीज है तो पेशेंट को एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट और नोजिया है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन और कॉन्स्टिपेशन है। ये सारी कंप्लेंट्स है पेशेंट को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम से रिलेटेड हो सकती हैं इन केस ऑफ हाइपरकैल्सीमिया। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लेबोरेटरी फाइंडिंग्स की। तो लेबोरेटरी फाइंडिंग्स की बात करें तो जब भी हम सीरम कैल्शियम लेवल या सीरम इलेक्ट्रोलाइट चेक करेंगे तो उसमें कैल्शियम का जो लेवल है वो हमें मोर देन 10.5 mg पर DL से ज़्यादा मिलेगा। मोर देन 10.5 mg से हमें क्या मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा। तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? हाइपर कैल्सीमिया कहलाती है। तो ये सारे हैं अपने पास साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है। आगे और देखते हैं। ECG चेंजेस सबसे इंपॉर्टेंट, पोटेशियम और कैल्शियम, इन दोनों के अंदर सबसे ज़्यादा ECG के चेंजेस होते हैं और ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इनको प्लीज़ आप ध्यान से नोट कीजिएगा, ध्यान से इनको बार बार पढ़िएगा ताकि आपको ये याद रह सके।
ठीक है। तो ईसीजी चेंजेस, कौन कौन से ईसीजी चेंजेस आते हैं इन केस ऑफ हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है। ईसीजी चेंजेस इन हाइपर कैल्सीमिया, तो फर्स्ट वन है शॉर्ट एंड एसटी सेगमेंट। जो एसटी सेगमेंट होता है वो क्या है, शॉर्ट हो जाता है। तो आप देखिए स्टूडेंट, जो ग्रीन कलर के अंदर दिखाई गई है वो है अपनी नॉर्मल ईसीजी, ये है अपनी नॉर्मल ईसीजी, और ये वाली है वो है हाइपर कैल्सीमिया में, ठीक है, ये वाली जो दिख रही है, ठीक है, जो रेड कलर में दिखाई दी, ठीक है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि शॉर्ट एंड एस टी सेगमेंट, एस और टी, यहाँ पर देखो एस और टी के बीच की दूरी, एस और टी के बीच की दूरी देख लो, और यहाँ पर देखो, ठीक है, शॉर्ट एंड एस और टी, इनके बीच की दूरी क्या हो गई, कम हो गई है, ठीक है। तो शॉर्ट एंड एस और टी का जो सेगमेंट था, ठीक है, वो क्या हो चुका है, शॉर्ट हो चुका है। एस और टी का जो सेगमेंट है वो क्या हो चुका है, शॉर्ट हो चुका है। यहाँ से देखो 30, तो इन दोनों पॉइंट के बीच की जो दूरी है वो क्या हो गई है, कम हो गई है, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये है नॉर्मल लेवल एस, और ये अपना टी, इन दोनों के बीच की दूरी और यहाँ की दूरी, यहाँ वाली दूरी में और यहाँ वाली दूरी में डिफरेंस आप खुद देख सकते हो, खुद नोट कर सकते हो, ठीक है। तो शॉर्ट एंड एस टी सेगमेंट हो गया अपना, ठीक है, हाइपर कैल्सीमिया में शॉर्ट एंड एस टी सेगमेंट हो गया, ठीक है। और वाइड टी वेव, वाइड टी वेव का मतलब है यहाँ पर आप देखोगे स्टूडेंट्स, जो टी वेव है उसमें जो चेंजेज हैं उसमें आप देखो वाइड टी वेव, वाइड टी वेव की बात करते हो तो टी वेव यहाँ से बनना शुरू हुई है और यहाँ तक बन रही है, लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ से बनना शुरू हो गई थी और यहाँ तक बन रही है। वाइड टी वेव, दोनों पॉइंट्स के बीच में आप डिस्टेंस है उसको आप खुद देख करके बता सकते हो कि किस पॉइंट के बीच में दूरी ज़्यादा है, तो वाइड टी वेव है, ठीक है। तो उसके बाद है अपना, ये दो चेंजेज हो गए, शॉर्ट एंड एस टी सेगमेंट, एस टी सेगमेंट है वो छोटा हो चुका है, साथ के साथ वाइड टी वेव, वाइड टी वेव है वो भी मैंने आपको इमेज के थ्रू समझा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है हार्ट ब्लॉक, हार्ट ब्लॉक के अंदर जो ईसीजी चेंजेज आते हैं वो इस प्रकार से होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये हार्ट ब्लॉक की ईसीजी है, ठीक है, ये हार्ट ब्लॉक की ईसीजी है, ठीक है। अगर आपको भी एग्जाम में ऐसा डायग्राम मिलता है आप देख लीजिए इसको, ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो ये क्या है, ये एक हार्ट ब्लॉक पेशेंट की ईसीजी है। तो हार्ट ब्लॉक का आप सवाल है वो करेक्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मली इन केस ऑफ हाइपर कैल्सीमिया जो ईसीजी में जो चेंजेज आते हैं स्टूडेंट्स, वो चेंजेस कौन कौन से चेंजेज हैं, शॉर्ट एंड एस टी सेगमेंट, जो एस और टी का जो सेगमेंट, टी का सेगमेंट है वो एस और टी का बीच की जो दूरी है सेगमेंट है वो क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। टी वेव है वो क्या हो जाती है, वाइड हो जाती है, ठीक है। और हार्ट ब्लॉक के चांसेस रहते हैं इन केस ऑफ हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है। हाइपर कैल्सीमिया कॉज हार्ट ब्लॉक, हाइपर कैल्सीमिया कैन कॉज हार्ट ब्लॉक, हाइपर कैल्सीमिया कैन कॉज हार्ट ब्लॉक, वो हार्ट ब्लॉक को कॉज कर सकता है। आई होप आप लोगों को इसी चीज़ की चेंजेज है वो समझ में आए होंगे। प्लीज़ कमेंट करके बताइए, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरवेंशंस की, कि हमारे पास पेशेंट है, उस पेशेंट को क्या हो चुका है, हाइपर कैल्सीमिया हो चुका है। अब हाइपर कैल्सीमिया अगर पेशेंट को हो चुका है तो उस कंडीशन के अंदर, जब पेशेंट को हाइपर कैल्सीमिया हो चुका है तो उस कंडीशन के अंदर कौन कौन से ऐसे इंटरवेंशन है जिन इंटरवेंशंस को करके हम पेशेंट को लाइफ को बचा सकते हैं। तो कौन कौन से इंटरवेंशन है आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वन जो हमारा रेड कलर के अंदर जो पॉइंट दिया गया वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप भी इसको रेड पेन से लिखो या फिर इसको हाईलाइट से हाईलाइट करके लिखो, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से सवाल उठ करके आ सकता है, ये आपके लिए क्वेश्चन का बन सकता है। ये आप लोगों के लिए एग्जाम नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के अंदर ये आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन बन करके आ सकता है। तो इसकी में क्या बताया गया है, इसमें यही बताया गया है कि जो पेशेंट जिनके अंदर कैल्शियम का लेवल है वो इम्बेलेंस होता है, हाइपर या हाइपो, ठीक है, उन पेशेंट्स के अंदर क्या होता है, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कल हमने बात की थी कॉजेज़ की बात की थी, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है वो कैसे कोज हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हमने देखा है कि जो भी कैल्शियम के इम्बेलेंस होगा, कैल्शियम का इम्बेलेंस है तो उन पेशेंट्स के अंदर क्या होता है, पैथोलॉजिकल जो फ्रैक्चर है वो उसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस कंडीशंस को प्रिवेंट करने के लिए, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, पेशेंट को बहुत ही केयरफुली मूव करना है, पेशेंट को केयरफुली मूव करना है और असिस्ट द इन एम्बुलेशन। जब भी आप पेशेंट को मूव कर रहे हो, चला रहे हो, ठीक है, घुमा रहे हो या एक बेड से दूसरे बेड पे ट्रांसफ़र कर रहे हो, बेड से स्ट्रेचर पे ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है, तो हमें क्या करना है, बहुत ही केयरफुली तरीके से करना है, क्योंकि इन केस ऑफ कैल्शियम इम्बेलेंस,
इन केस ऑफ कैल्शियम इम्बेलेंस, कैल्शियम का जब इम्बेलेंस होता है पेशेंट के अंदर तो उस कंडीशन के अंदर होता है क्या होता है, बोन का रिजॉर्प्शन। ठीक है, अभी समझाऊंगा मैं दोबारा से। बोन का रिजॉर्प्शन बढ़ जाता है, वहाँ से कैल्शियम रिलीज होता है, बोन है वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाती है। तो जैसे ही आप पेशेंट को मूव करोगे और हल्का फुल्का भी उस पर प्रेशर गया बोन के ऊपर तो वो फ्रैक्चर हो सकती है। तो ध्यान रखना है जब भी हम किसी हाइपर कैल्शियम में मतलब कैल्शियम इम्बेलेंस, ठीक है, कैल्शियम इम्बेलेंस के पेशेंट्स के साथ हम जब भी हम डील कर रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, पेशेंट को बहुत ही केयरफुली हमें एम्बुलेट करना है। ठीक है, तो अब पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कैसे होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है, कैल्सिटोनिन हार्मोन ये कहाँ से आता है, थायराइड ग्लैंड। कैल्सिटोनिन हार्मोन आता है आपके थायराइड ग्लैंड से। अब थायराइड ग्लैंड से जब ये हार्मोन आ रहा है स्टूडेंट तो ये क्या करता है, ये हार्मोन क्या करता है, कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करता है, ये क्या करता है स्टूडेंट्स, ये जो ब्लड जो भी मतलब डाइटरी सोर्सेज से जो भी कैल्शियम आया है, कैल्शियम को क्या करता है, ये बोन के अंदर ले जा करके डिपॉजिट कर देता है, बोन डिपोजिशन। ठीक है, ये क्या करता है, बोन के अंदर ले जा करके डिपॉजिट कर देगा कैल्शियम को। ठीक है, मैं Ca+ यहाँ पे कैल्शियम को डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये तो काम कर रहा है कैल्शियम को बोन के अंदर ले जा करके डिपॉजिट कर रहा है। अब अगर कैल्शियम बोन के अंदर जा रहा है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, बोन क्या होगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, बोन बिकम स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर। ठीक है, बोन है वो मजबूत हो जाएगी। लेकिन कैल्शियम इम्बैलेंस होता है, कैल्शियम का इम्बैलेंस हुआ बॉडी के अंदर, पेशेंट जैसे मान लीजिए हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन अराइज हो गई। ठीक है, दूसरा अपन कलर लेके बात करते हैं यहाँ पे, 1 सेकेंड। अगर मान लीजिए वहाँ पर हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन अराइज हो गई, हाइपोकैल्सीमिया, क्योंकि पॉइंट में हमने यही लिखा है कि कैल्शियम का इम्बैलेंस हो रहा है तो ध्यान रखने की बात है। ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया हुआ, मैं कंडीशन लेकर के चल रहा हूँ हाइपोकैल्सीमिया। अब ब्लड सीरम के अंदर कैल्शियम का लेवल है वो कितना कम हो गया है, कम हो चुका है, 9 mg/dl से कम हो चुका है। ठीक है, 9 mg/dl से कम हो गया तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे शुरू होगा आपका पैराथार्मोन हार्मोन, पैराथार्मोन हार्मोन, पैराथार्मोन हार्मोन यहाँ पे काम करना शुरू करेगा। पैराथार्मोन हार्मोन क्या करेगा साहब, पैराथार्मोन हार्मोन है वो क्या करेगा, ये आता कहाँ से, पैराथायराइड ग्लैंड से, पैराथायराइड ग्लैंड से आता है, ये पैराथायराइड ग्लैंड से आता है। पैराथार्मोन हार्मोन क्या करेगा, रिलीज द कैल्शियम, रिलीज द Ca+ कैल्शियम फ्रॉम द बोन, बोन से कैल्शियम को निकालना शुरू कर देगा। क्यों, क्योंकि बॉडी ने रेस्पॉन्ड किया है कि हमारे मतलब ब्लड सीरम के अंदर क्या हो गया, कैल्शियम की कमी हो गई। तो कैल्शियम की कमी को पूरी करने के लिए, उसकी पूर्ति करने के लिए पैराथार्मोन हार्मोन है जो कि पैराथायराइड ग्लैंड से रिलीज हो रहा है, वो क्या करेगा, बोन के पास जाएगा और वहाँ पर जो डिपॉजिट कैल्शियम है, डिपॉजिट किसने किया था, कैल्सिटोनिन ने किया था स्टूडेंट्स। तो कैल्सिटोनिन ने वहाँ पर जो बोन के अंदर जो कैल्शियम है वो डिपॉजिट किया था उसको बाहर निकाल करके ब्लड सीरम में लेकर के आएगा। ठीक है, रिलीज करेगा और इंक्रीज कैल्शियम इन ब्लड सीरम, ब्लड सीरम में उसका लेवल है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब ब्लड सीरम के अंदर लेवल तो इंक्रीज हो गया लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, बोन है वहाँ पर कैल्शियम की क्या हो रही है, धीरे धीरे कमी हो रही है। अब बोन जैसे जैसे बोन का रिजॉर्प्शन, ये जो प्रोसेस हो रही है, जो रिलीज है, जो रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन, वो क्या कहलाती है, बोन रिजॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, बोन रिजॉर्प्शन कहलाता है, वो कहलाता है आपका बोन रिजॉर्प्शन। अब बोन रिजॉर्प्शन हो गया तो इससे क्या, इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, इसका डिसएडवांटेज एक ही है कि आपकी बोन है वो क्या हो जाएगी, फ्रेजाइल, बोन क्या हो गई आपकी, फ्रेजाइल हो गई। अब फ्रेजाइल का मतलब है कि वो अंदर से खोखली हो चुकी है, हल्की सी चोट से वहां पर क्या हो सकते हैं, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, वहां पर हल्की सी चोट से क्या हो सकते हैं, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स है वो कॉज होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा, मैं दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट इंटरवेंशन क्या करनी है, नेक्स्ट इंटरवेंशन स्टूडेंट्स क्या आती है, नेक्स्ट इंटरवेंशन आती है कि हमें क्या करना है, आइसोटोनिक सलाइन है वो एडमिनिस्टर करना है, आइसोटोनिक सलाइन उसको एडमिनिस्टर करना है। आइसोटोनिक सलाइन एडमिनिस्टर क्यों करेंगे, आइसोटोनिक इसलिए एडमिनिस्टर करेंगे क्योंकि इन केस ऑफ हाइपरकैल्सीमिया, इन केस ऑफ हाइपरकैल्सीमिया ब्लड सीरम के अंदर, ब्लड सीरम में क्या हो रखा है, सोल्यूट का जो कंसंट्रेशन है, सोल्यूट का मतलब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कैल्शियम की, कैल्शियम का जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, इंक्रीज है। ठीक है,
अगर आप आइसोटोनिक फ्लूइड दोगे, आइसोटोनिक फ्लूइड दे रहे हो, आइसोटोनिक देने का रीज़न क्या है? अगर मान लीजिए हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक फ्लूइड देंगे, यहाँ पे हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक फ्लूइड देंगे, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा? फ्लूइड का मूवमेंट होगा। फ्लूइड का मूवमेंट होगा तो डेफिनेट है और दूसरे इलेक्ट्रोलाइट और इम्बैलेंस हो सकते हैं। आइसोटोनिक होगा, उसकी ऑस्मोलैरिटी दोनों कंपार्टमेंट जो हमारी बॉडी के, हमारी सेल के जो दोनों कंपार्टमेंट है, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर, दोनों की कंपार्टमेंट के क्या है, ऑस्मोलैरिटी वो सेम है। तो आइसोटोनिक देंगे तो वहाँ पे कोई चेंजेज नहीं होगा, वहाँ पर कोई चेंजेज नहीं होगा। इसीलिए हम आइसोटोनिक फ्लूइड दे करके जो एक्सेसिव सोल्यूट है, जो एक्सेसिव कैल्शियम हो रखा है, उसको क्या कर लेंगे? थोड़ा डाइल्यूट कर लेंगे। अब कैल्शियम डाइल्यूट हो गया तो ब्लड सीरम के अंदर लेवल क्या हो जाएगा? उसका मेंटेन हो जाएगा। आइसोटोनिक किस कंडीशन के अंदर देना है? जब आपका कोज हीमो कंसंट्रेशन हो। कब हो? हीमो कंसंट्रेशन, ठीक है, समझ गए? हीमो कंसंट्रेशन हो, उस कंडीशन के अंदर आप पेशेंट को आइसोटोनिक फ्लूइड दो, जिससे आपके जो ब्लड सीरम है उसके अंदर जो कैल्शियम का कंसंट्रेशन सोल्यूट है, कैल्शियम है, उसका जो कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ है वो क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा, जिससे आपका जो हाइपर कैल्शियमिया कंडीशन है वो ट्रीट हो जाती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि जो भी कैल्शियम कंटेनिंग आईवी फ्लूइड जो हम पेशेंट को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, वो जो कैल्शियम, अगर जो भी आईवी फ्लूइड्स हम पेशेंट को एडमिनिस्टर कर रहे हैं और उन आईवी फ्लूइड्स के अंदर अगर कैल्शियम है, तो उन सारे आईवी फ्लूइड्स को हमें क्या करना है? डिसकंटिन्यू करना है, क्योंकि पेशेंट की बॉडी में पहले से, पेशेंट के ब्लड सीरम में पहले से कैल्शियम है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। साथ के साथ हमें कोई ऐसी मेडिकेशन, हमारा पेशेंट अगर ऐसी कोई मेडिकेशन पे हो, जैसे विटामिन डी या कैल्शियम की कोई मेडिकेशन हो, वो कंज्यूम कर रहा हो किसी भी रीजन की वजह से, अगर वो विटामिन डी या कैल्शियम के प्रिपरेशन या कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ले रहा है, तो हमें पेशेंट को एजुकेट करना है कि आपको ये बंद करना है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर पहले से कैल्शियम का लेवल है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसीलिए हमें क्या करना है? पेशेंट को एजुकेट करना है कि आपको जो कैल्शियम, हमें पहले तो आईवी जो भी आईवी फ्लूइड्स हैं जिनमें कैल्शियम सप्लीमेंट या कैल्शियम प्रेजेंट है, वो हमें डिसकंटिन्यू करने हैं। साथ के साथ हमें क्या करना है? ऑरल मेडिकेशंस है जो भी विटामिन डी की है, कैल्शियम की, उनको डिसकंटिन्यू करना है, क्योंकि वो हाइपर कैल्शियमिया को ज़्यादा बढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है, जो भी अगर आप मान लीजिए आपका पेशेंट है वो डायूरेटिक्स थेरेपी पे, और डायूरेटिक्स में उसको चल रही है थियाजेड्स डायूरेटिक्स चल रही है। पेशेंट को कौन सी डायूरेटिक्स चल रही है? थियाजेड्स डायूरेटिक्स चल रही है। अगर थियाजेड्स डायूरेटिक्स चल रही है तो हमें क्या करना है? डिसकंटिन्यू करनी है। कल हमने रीजन पढ़ लिया। तो थियाजेड्स डायूरेटिक्स क्या करती है स्टूडेंट? थियाजेड्स जो डायूरेटिक्स होती है वो क्या करती है? रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर कैल्शियम को तो रीअब्जॉर्ब कर लेती है और सोडियम को बाहर भेज देती है, मतलब सोडियम के साथ कैल्शियम वो एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, तो थियाजेड्स डायूरेटिक्स क्या कर रही है? कैल्शियम और सोडियम का एक्सचेंज कर रही है। तो हमें क्या करना है? थियाजेड्स डायूरेटिक्स को बंद करना है, स्टॉप करना है, और स्टॉप करने के बाद हमें दूसरे कोई डायूरेटिक्स, उसका दूसरी जो डायूरेटिक प्रिपरेशंस आती हैं उनका यूज़ करके पेशेंट की बॉडी से जो भी फ्लूइड या जो भी जिस भी पर्पज के लिए हम डायूरेटिक्स दे रहे हैं वो पर्पज हमें क्लियर करना है, ताकि कैल्शियम, थियाजेड देंगे तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होगा, दूसरी डायूरेटिक दो कैल्शियम भी बाहर जाएगा, तो हमारी हाइपर कैल्शियम की कंडीशन है वो भी ऑटोमेटिकली ट्रीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक रीज़न है। साथ के साथ हमें क्या करना है? कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती हैं हमारी फार्मेकोलॉजी के अंदर, कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं मेडिसिन में, उनका यूज़ करना है जो क्या करती है? कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रोक देंगी। ठीक है, उन मेडिकेशंस का यूज़ करना है जो क्या कर रही है? इनिबिट द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द बोन सच एज द फॉस्फोरस, जो बोन के थ्रू जो रीअब्जॉर्प्शन, बोन का जो रिजॉर्प्शन कर रही है उसको स्टॉप कर देती है, जैसे कि फॉस्फोरस है। कैल्सिटोनिन की प्रिपरेशन आप दे सकते हो। कैल्सिटोनिन क्या कर रहा है? थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है, वो क्या कर रहा है? ब्लड के अंदर जो जीआई ट्रैक्ट के अंदर या ब्लड में जो कैल्शियम है उसको ले जाकर के डिपॉजिट कर रहा है बोन के अंदर, और बोन में जो डिपॉजिट करेगा उसकी वजह से क्या हो रहा है? उसको क्या मिल रही है? स्ट्रॉन्ग बोन क्या हो रही है? उस कैल्शियम को डिपॉजिट होने से बोन क्या हो रही है? स्ट्रॉन्ग हो रही है। ठीक है, उसके साथ साथ हम यूज़ कर सकते हैं कैल्सिटोनिन यूज़ कर सकते हैं, साथ के साथ बिसफॉस्फोनेट है, वो भी एक प्रिपरेशन है जिसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? कैल्शियम के बोन में कैल्शियम या कैल्शियम का जो रिजॉर्प्शन है उसको, जो बोन का रिजॉर्प्शन है उसे हम बढ़ा सकते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स का यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक हेल्पफुल है हमारे लिए। ठीक है, तो ये सारी जो प्रिपरेशन है ये सारी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी मेडिकेशन है। ठीक है, थियाजेड्स क्यों डिसकंटिन्यू करनी है उसका रीज़न मैंने बता दिया। तो ये दोनों पॉइंट आप लोगों के लिए एम्स नॉर्सेट 2024 के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन दोनों का। अगर कोई डाउट है प्लीज़ आप दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि मान लीजिए हमने सारे उपाय कर लिए, हमने सारी मेडिकेशन स्टॉप कर दी जो कैल्शियम को बढ़ा रही थी, कैल्शियम को बाहर निकालने के सारे उपाय कर लिए, फिर भी कैल्शियम नहीं हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है कि आप पेशेंट को डायलिसिस के लिए भेज दो, ताकि अगर मेडिसिन हमारी फेल हो चुकी है तो हम क्या करेंगे?
डायलिसिस करवाएंगे और डायलिसिस के थ्रू हम क्या करेंगे, कैल्शियम के लेवल को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर लेंगे, कैल्शियम के लेवल को हम नॉर्मल ले आएंगे। साथ के साथ हमें क्या करना है, पैथोलॉजिकल जो फ्रैक्चर है पेशेंट के अंदर, उनके साइन एंड सिम्टम्स को हमें ऑब्जर्व करना है कि भाई पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर तो नहीं हो रहा है किसी भी रीजन की वजह से, ठीक है। साथ की साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन केस ऑफ हाइपर कैल्सीमिया का जब आपके पास पेशेंट आता है तो हमें नोट करना है कि पेशेंट के अंदर फ्लैंक पेन नहीं हो, फ्लैंक पेन तो नहीं है, एब्डोमिनल पेन तो नहीं है, क्योंकि ये सारे हमें क्या बताएंगे, यूरिनरी स्टोन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। फ्लैंक पेन है, ये रीनल कॉलिक का क्लासिकल साइन है, रीनल कॉलिक का क्लासिकल साइन है फ्लैंक पेन। पेशेंट आएगा, पेशेंट बोलेगा मेरे को यहाँ पेन हो रहा है, यूं पकड़ के बैठ जाएगा रीनल कॉलिक के अंदर, ठीक है। ये होता है फ्लैंक रीजन। अब फ्लैंक रीजन क्या होता है, ये अच्छी बात है, मैं बताना चाहूँगा। फ्लैंक रीजन, फ्लैंक रीजन की बात करो तो स्टूडेंट्स, हमारे लेटरल सरफेस, बॉडी की जो लेटरल सरफेस है उसमें, उस पर, ठीक है, लेटरल सरफेस ऑफ बॉडी की लेटरल सरफेस पर, बॉडी की लेटरल सरफेस पे बिटवीन, ठीक है, बिटवीन द lower ribs, between the lower ribs and pelvic bone, और pelvic bone का कौन सा पार्ट, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ASIC, इलियक ASIS, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ASIS, ठीक है, ASIS। इन दोनों के बीच में अगर पेशेंट को पेन हो रहा है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच की जो जगह होती है वो क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, फ्लैंक कहलाती है, फ्लैंक रीजन कहलाती है। मान लीजिए मैं यहाँ पे हल्का सा ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा, ये हो गया अपनी रिब्स, ठीक है, ये हो गई रिब्स, यहाँ पर आ गई अपनी पेल्विक बोन, कुछ ऐसी सी होती है, ठीक है। तो लोअर रिब्स, लेटरल बॉडी की ये हो गई हमारी लेटरल सरफेस, LATE, लेटरल सरफेस हो गई। लेटरल सरफेस पे हमें क्या करना है, बॉडी की लेटरल सरफेस पर लोअर रिब्स का एक पॉइंट और एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन का एक पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच की जो जगह है वो कहलाती है आपका फ्लैंक रीजन। और इस रीजन में अगर पेन हो रहा है तो वो पेन क्या कहलाता है, फ्लैंक पेन। और ये क्लासिकल साइन किस चीज का है, रीनल कॉलिक या रीनल स्टोन, ये क्लासिकल साइन है किसका, रीनल स्टोन का। आई होप मैं सक्सेसफुल रहा हूँगा आप लोगों को फ्लैंक रीजन, फ्लैंक पेन के बारे में बताने में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जब भी हमारे पास हाइपरकैल्सीमिया का पेशेंट आता है तो हमें क्या करना है, पेशेंट को पूछना है कि आपके फ्लैंक वगैरह में पेन, में फ्लैंक रीजन में तो पेन नहीं है ना, एब्डोमिनल में कोई पेन नहीं है ना। नॉर्मली पेशेंट खुद आकर के पेन की कंप्लेन कर देते हैं, क्योंकि पेन एक सब्जेक्टिव साइन होता है, ठीक है। सामने वाला सब्जेक्ट जो भी पेशेंट है वो हमें बताता है कि मुझे यहाँ पेन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें मॉनिटर करना है कि हाइपरकैल्सीमिया है और ये सारे पेन अगर प्रेजेंट है तो वो हमें किस चीज़ का नोटिफिकेशन दे रहे हैं, वो हमें नोटिफिकेशन दे रहे हैं कि हो सकता है कि पेशेंट को किडनी स्टोन हो, मतलब किडनी में पथरी हो, ठीक है, किडनी में पथरी हो सकती है, गुर्दे की पथरी, किडनी की पथरी एक ही बात है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होने के चांसेज है, तो हमें क्या करना है, ध्यान रखना है कि पेशेंट को ये सारे कंडीशंस हैं, तो हमें क्या करना है, बताना है, देखना है। रीनल स्टोन के लिए भी हमें पेशेंट को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जब भी हमारा पेशेंट हाइपरकैल्सीमिया का पेशेंट है तो उसे हमें एजुकेट करना है कि आपको आपकी डाइट से जो कैल्शियम रिच फूड, जो कैल्शियम रिच डाइट ले रहे हो, जैसे कि आप आलमंड है, ऑरेंज है, योगर्ट है, इन सारी चीज़ों को हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। जो कैल्शियम रिच फूड है उन सारे फूड को हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। अवॉइड इसलिए करना है ताकि, क्योंकि अगर ये बॉडी में जाएंगे तो कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा, कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर पहले से कैल्शियम का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज है, तो हमें
उसको और ज़्यादा नहीं बढ़ाना। तो इसलिए हमें क्या करना है, इन जो भी कैल्शियम रिच डाइट है उसे अवॉइड करना है। पेशेंट को बोलना है कैल्शियम रिच डाइट को आप अवॉइड कीजिए। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे लेक्चर वीडियोस आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रहे होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।